चलिए तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर। तो चलिए मैं आज आपको सोशल साइंस से लेकर कुछ लेकर आया हूँ। ठीक है, सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपसे पूछ रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत यानी इसकी आरंभ कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। क्लियर, आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका स्क्रीन पे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। आप पूछे राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो जो इस उद्योग का नाम है यानी फैक्ट्री है, कारखाना का नाम है, उसका आपका पूछा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग, लोहा मतलब जो लोहा इस्पात से बनता है वो जो फैक्ट्री है कहाँ है? फैक्ट्री का नाम क्या है? राउरकेला इस्पात उद्योग। अच्छा, ये जो कारखाना है ये कहाँ पास है ये बताना आपको। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है हुआ? उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ हुआ? उड़ीसा। एक दो बार बोलिएगा कि राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? वो रहा आपका हिस्ट्री का इस टाइप का क्वेश्चन रहा कि समांती व्यवस्था से हटकर यानी समांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी समांती व्यवस्था को जब हम हटा दिए तो किस प्रकार की व्यवस्था में वृद्धि हो, यानी क्या लाया और क्या बढ़ा। क्लियर ना? तो भैया प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ा, यानी कि हम लोग बढ़ाओ प्रगति करने के लिए आगे हैं। ठीक है, यानी समांती व्यवस्था को हटाए, समानता के अधिकार हटाए और प्रगतिशील की आगे बढ़े, शहर बढ़ा। तो हमको लगा कि प्रगति करना चाहिए, कैसी व्यवस्था को हम ला दिए? प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था को लागू कर दी। क्लियर ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? छोटा थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर ना? क्या क्वेश्चन है बाबू? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको मनाया जाता है 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्लियर ना? आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 12 पूछता है। ठीक ना? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने थे? क्वेश्चन हुआ कि जो वैश्वीकरण है उसका मुख्य अंक यानी कि वैश्वीकरण का कितना प्रकार है, कितना वो है, क्या हुआ? तो वैश्वीकरण का कितना प्रकार है? 5 टाइप का। ठीक है, यानी आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। 2 3 4 बार रिपीट करिए, वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। बोलिए, वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए रहा स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सा सेवा है जो गैर सरकारी मतलब सरकार के अंडर नहीं आता है? गैर सरकारी मतलब जिसको सरकार देख रेख नहीं करता उसको गैर सरकारी कहते हैं, यानी जिसको सरकार चला रहा है, देख रेख कर रहा है, यानी सरकार के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट का कंट्रोल में, उसको सरकारी कहते हैं। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं है उसको क्या कहते हैं? गैर सरकारी। तो देखिए पहला सैन्य सेवा, तो सैन्य सेवा तो सरकार के कंट्रोल में रहता है। सैन्य सेवा किसके कंट्रोल में? सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो सैनिक पुलिस, आर्मी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब क्या है? CISF, ITBP, ये सब क्या है? सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो सैन्य सेवा सरकार के कंट्रोल में है, यानी सरकारी है। वित्तीय सेवा यानी जो पैसा उसा बैंक होगा ये सब क्या सरकार के कंट्रोल में रहता है, ये भी नहीं होगा। मॉल सेवा, मॉल सेवा देखिए, मॉल जहाँ कपड़ा उपड़ा लाने जाता है, क्या मॉल सेवा, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं रहता, ये प्राइवेट कंपनी को चलाती है, प्राइवेट कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल इसको चलाते हैं। क्लियर ना? तो मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। ये सब क्या? ये सब सरकारी था, ये क्या है? गैर सरकारी। गैर सरकारी मतलब समझा ना, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार इस पर कोई नहीं करे, उसको गैर सरकारी करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहरों का? वित्तीय मतलब पैसा वाला, फाइनेंस, मनी। ठीक है, फाइनेंस राज्य का आपको बोल रहा है, सॉरी राज्य नहीं, राजधानी, कैपिटल पूछ रहा है कि पैसा वाला वित्तीय, वित्तीय मतलब होता है पैसा। भारत की वित्तीय, वित्तीय मतलब क्या होता है? पैसा बोल सकते हैं,
या मुद्रा बोल सकते हैं, मुद्रा बोलिए, पैसा बोलिए, रुपया बोलिए, ये सब क्या है। तो पैसा या मुद्रा का जो राजधानी हमारा है वो कौन सा है, तो बोला वित्तीय राजधानी कौन सा है, तो भैया वित्तीय राजधानी कौन सा होता है, मुंबई। ठीक है, आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर। हमारा क्या है, वित्तीय राजधानी मुंबई, यानी सपनों का शहर जिसे हम लोग कहते हैं, मुंबई क्या कहते हैं, सपनों का शहर। तो उसी प्रकार से हमारे वित्तीय राजधानी की बात कीजिए तो वित्तीय राजधानी कौन है, हमारा वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े। चलिए इसे साफ कर दें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है, कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। बोला कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना, जिला का नाम पूछा। ठीक है, परियोजना का नाम क्या है, कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना। इस परियोजना विद्युत उत्पादन का, इसी के लिए नाम है कांटी ताप्तीय। नाम क्या है, कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना। यानी इससे क्या हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं, यानी विद्युत यहाँ से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना। किस जिले में, आपको पूछता है कि किस जिला में, तो भैया मुख्य रूप से आपका मुजफ्फरपुर में। कहाँ है भैया, मुजफ्फरपुर। तो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर किस बिहार का है। ठीक है, तो किस राज्य में पूछेगा तो बिहार राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य में, बिहार राज्य में है। कौन सा जिले में, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो कांटी ताप्तीय विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। कौन सा राज्य में है, तो बिहार राज्य, अपना बिहार राज्य की बात हो रहा है। क्लियर ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। आपको ये ऑप्शन के हिसाब चलना है, ऐसे बहुत जगह रेलवे वर्कशॉप स्थित है। क्लियर ना, बहुत जगह रेलवे वर्कशॉप क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, लेकिन हमें वो ढूंढना है, क्या बोला है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेलवे वर्कशॉप मतलब कि जहाँ रेलवे की कामें होती है, क्या कहते हैं, रेलवे वर्कशॉप है, जहाँ इंजन बनाया जाता है, जहाँ बॉडी बनाया जाता है, मालगाड़ी के अलग अलग काम किया जाता है, यानी रेलवे से संबंधित जो काम होता है उसी को बोलते हैं। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो भैया रेलवे वर्कशॉप इस ऑप्शन के हिसाब से जमालपुर में है। कहाँ पे है, जमालपुर, यानी ए इज राइट। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पूछेगा रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो भैया ना तो सिवान में, ना मुजफ्फरपुर, ना पटना में, कहाँ है, जमालपुर में है रेलवे वर्कशॉप। एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। बोले जो सुनामी आता है, ठीक है ना, तो सुनामी आता है उसका मुख्य रीजन क्या है, साइक्लोन जिसको बोलते हैं। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए सुनामी होता है भूकंप के कारण। किस कारण होता है, भूकंप के कारण। सुनामी किस कारण होता है, भूकंप के कारण। तो भूकंप कहाँ आना चाहिए कि सुनामी आएगा, तो सुनामी आपको पता है कहाँ आता है, समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। सुनामी मुख्य रूप से समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र में आता है। किसके रीजन से आता है, भूकंप के कारण। ठीक है, किसके कारण आता है, भूकंप के कारण। भैया जो सुनामी आता है तो कहाँ भूकंप होगा, कहाँ, समुद्र में। जब भूकंप होगा तब क्या आएगा, सुनामी। समुद्र के कहाँ, जमीन। मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र का जो जमीन रहेगा ना, जमीन जो भूमि, समुद्र का जो भूमि रहेगा, अब भूमि में जब भूकंप आएगा, भूमि क्या आएगा, भूकंप आएगा। जब भूमि में भूकंप आएगा तो क्या उठेगा, सुनामी उठेगा। ऐसे से क्या उठेगा, सुनामी। ऐसे से क्या उठेगा, सुनामी उठेगा। इसके अंदर क्या होगा, भूकंप आने का रीजन क्या है, सुनामी आने का रीजन क्या है, तो समुद्र में भूकंप लेना है। तो ए आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही। समझा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा, सुखाड़ क्या, उसी टाइप से पूछा सुखाड़ क्या है। तो ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई। आपको ऑप्शन पढ़ना और पेशेंस से जवाब देना, अलग लाना नहीं। ठीक है, आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से डिग्री करिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सुखाड़ क्या है, ठीक है, तो सुखाड़ देखिए, सुखाड़ खुदे होता है, यानी भगवान खुदे करते हैं। हम लोग नॉर्मली यानी जो अपने आप हो, यानी जो आदमी ना करे। सुखाड़ अपने होता है, भूकंप भी अपने होता है, सुनामी भी खुद है, यानी अपने आप हो। यानी अपना बोल सकते कि जो भगवान ने घटा दे, यानी भगवान करते हैं जिसका। ठीक है, तो सुखाड़ मतलब पानी का कमी हो जाना, तो ये भगवान के द्वारा किया जाता है। तो भगवान के यानी प्रकृति, भगवान हमारे क्या प्राकृतिक तौर पर, हम समझाने के लिए भगवान बोले। ठीक है ना, तो प्राकृतिक भगवान हमारे लिए क्या प्राकृतिक के तौर पर है। तो जो सुखाड़ है क्या प्राकृति आता है, सुखाड़ क्या प्राकृति आता है, क्या है, सुखाड़ एक प्राकृति आपदा। इसको हम लोग नहीं करते बल्कि भगवान द्वारा खुद घटित होता है। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए, भूकंप आपका है,
प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, क्या ये सब याद कर लीजिएगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी क्या ये भी प्राकृतिक आपदा है, सब क्या प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ भी क्या है, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी, भूस्खलन, भूस्खलन लैंडस्लाइड यानी जमीन खसकता है, वो क्या प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ बोल सकते हैं, बाढ़ भी क्या है प्राकृतिक आपदा। अनेकों ये सब क्या है जो प्रकृति यानी भगवान द्वारा खुद बोले कि खुद ब खुद यानी प्रकृति में अपने आप जो घटे क्या है वो प्राकृतिक आपदा है। तो सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा बम फूट रहा है, ये सब हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये सब क्या है मानव जनित आपदा। तो बस प्राकृतिक आपदा याद रखिए, जिसके अलावा जो बचेगा वो क्या है मानव जनित आपदा यानी मनुष्य करता है। क्लियर, तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। मतलब कि कौन सा ऐसा ही चारों में से एक ऐसा बात है जो लोकतंत्र पर सूट नहीं करता। यानी हमारे जो डेमोक्रेटी जो राज्य, हमारा देश भी क्या एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत भी क्या एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये जो चार वो बात है उसमें से कौन सा बात है जो लोकतंत्र पे जचता नहीं है, उससे सूट नहीं करता, फिटिंग नहीं बैठता, ठीक है। तो इसमें बहुत संख्यकों का शासन यानी कि जो ज्यादा संख्या है वो शासन बना लेगा नहीं, मतलब जो जीतेगा वही शासन बनाएगा, वही ना। ये बहुत संख्यक का शासन नहीं होता, यानी ज्यादा संख्या में शासक नहीं बनता है, ठीक है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है, ये भी हो सकता है। कानून का समानता होता है, ये भी होता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है, ये भी भारत में होता है। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं होता, ये तो हो जाता है राजा महाराजा हो गया। यानी जिसका ज्यादा संख्या वो राज्य थोड़ी ना करता है, हम लोग चुनाव करते हैं और चुनाव करके जो जीतता है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है उसी को हम लोग शासन लोकतंत्र में बना। लेकिन ऑप्शन क्या बहुसंख्यकों का शासन, यानी जो ज्यादा बहुसंख्या में जो ज्यादा संख्या में उसको शासन थोड़ी ना दे देंगे, नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कि जो डेमोक्रेसी होता है वो डिपेंड कैसे सक्सेस होता है, वही वाला लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यानी लोकतंत्र कैसे सफल होता है, यानी कब बिल्कुल बोलेंगे परफेक्ट बिल्कुल एकदम सफल पा गया लोकतंत्र क्या है। तो नागरिकों, देखिए नागरिकों की तो दाता से नहीं, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई से नहीं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से। ये बिल्कुल सही आंसर आपका, सी इज राइट आंसर, ठीक है ना, सी आपका सही हो। यानी नागरिक को हम देखिए, भारत के हम नागरिक हैं तो हमारा विवेक यानी अच्छा सूझबूझ से यदि हम देश में भागीदार बनेंगे, वोट देंगे सूझबूझ के, हमारे देश सरकार की जो फैसला होगा उसमें हम अपना दिमाग और पढ़े लिखे हिसाब से यदि फैसला लेंगे ना, तभी हमारा लोकतंत्र क्या होगा सफल होगा। तो ही बोला देखिए, नागरिकों की विवेकपूर्ण यानी सोच समझ कर सहभागिता पर, यानी कि भाग लेना पड़ेगा सोच समझ के। इन्हें पैसा दिया तो उन्हें बदल गए, रुपया दिया उन्हें जन नहीं खिलाया, खिलौने क्या मन फिर, तो इसमें लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमको सोच बूझ के वोट देना पड़ेगा, पढ़े लिखे विवेक से क्या फैसला ले रहा है सरकार, उसमें हमको साथ देना है, कब में उसका विपक्ष बनना है, कब मतलब विरोध करना है कानून को, सोच समझ के हमको कानून करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत, उसी को हम क्या कहते, तभी लोकतंत्र क्या होगा हमारा सफल होगा। यानी विवेकपूर्ण से कार्य करेंगे तभी। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब जैसे हम समझ, जैसे हम बिहारी हैं तो बिहार के लिए सिर्फ सोचेंगे तो क्षेत्रवाद होगा। झारखंड के कोई है तो सिर्फ झारखंड के लिए सोच रहे तो क्षेत्रवाद होगा। कहीं मान लो कोई गांव है, मान लो आप कहीं कोई गांव के हैं, मान लो सहरसा मान लो कोई एक ही गाँव, मान लो ग्यासपुर कोई गाँव है, तो आप सिर्फ उस गाँव के लिए सोच रहे तो क्षेत्रवाद होगा, तो उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। यानी कोई एक निश्चित एरिया के लिए, कोई सीमा के अंदर रह के आप उस एरिया के लिए सिर्फ सोच रहे हो, उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। तो देखिए बोला क्षेत्रवाद की भावना के परिणाम क्या हो सकता है, यानी रिजल्ट क्या हो सकता है यदि हम क्षेत्रवाद विचार से सोचे, सिर्फ किससे सोचे क्षेत्रवाद विचार से। कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को क्षेत्रवादी, ठीक है। हमारा देश सबसे पहले देखिए, हमारा फर्ज क्या, हमारा सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र कौन है, देश हमारे लिए। यानी सबसे पहला हमारा कोई आता है तो हमारे लिए देश आता था, सबसे बड़ा फर्ज क्या हमारा देश, ठीक है। तो सबसे पहला देश को देना चाहिए। तो क्षेत्रवाद की भावना के परिणाम क्या हो सकता है, अपने क्षेत्र का लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता या अलगवाद। क्या इससे हो जाएगा, अलगवाद आ जाएगा। अलगवाद मतलब कि अलग तरह का एक भावना जग जाएगा। अब बिहारी है तो हम अपने लिए सोचेंगे, झारखंड के अलग, महाराष्ट्र वाला अलग सोचेंगे, सब अपना अपना के लिए अलग सोचेंगे, तो देश का महत्व हट जाएगा कि नहीं। ये अलगवाद पैदा हो जाता है, अलग अलग अब धीरे धीरे होने लगते हैं।
ठीक है। तो देश का अखंडता क्या होगा, टूटेगा, हम लोग में एकता जो बिखरेगा। तो ये हमारे लिए क्षेत्रवाद बहुत ही कहानी खराब कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही खराब चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखिए, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोयला है बराबर। जो कोयला है क्या है, तो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन पे। देखिए कोयला क्या है, जो कोयला होता है, देखिए कोयला के 4 प्रकार होता है। कोयला क्या प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 4 टाइप के कोयला होते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं है बोला कि कोयला क्या है, इसमें से नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जल संसाधन, अजैव, ठीक है। तो पहले जानना पड़ेगा कि कोयला क्या है। तो आपको बता देते हैं कि कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी बहुत समय कोयला को बनने में लगता है। कोयला कैसे बनता है, कभी भूकंप, सुनामी उनामी आया तो पेड़ पौधा आदमी जब दब जाता है ना, तो लाखों वर्ष जब हो जाता है तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अलग अलग चीज में बदल जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बड़ा कोयला क्या है, तो इसको लंबे समय बनने में बहुत समय लगता है, जल्दी बनता नहीं है। इसी तो जो जल्दी न बने उसको कहते हैं अनवीकरणीय, यानी जल्दी तुरंत न बने उसको कहते हैं अनवीकरणीय, ठीक है ना। जैसे नवीकरणीय क्या है, तुरंत बन जाएगा। जैसे पेड़ पौधा काट दिया, मतलब पेड़ को काट दिया फिर फूस जाएगा, तो क्या नवीकरणीय है कि नहीं। नवीकरणीय जो मतलब दोबारा से जिसको आपको ले पा रहे हो, क्या नवीकरणीय। जो दोबारा लेट से बन रहा है, जल्दी वो बनेगा नहीं। भंडार जैसा सीन, यानी कम मात्रा में है, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, तो क्या कहते हैं अनवीकरणीय। तो कोयला भी हम लोग लिए क्या है, अनवीकरणीय। ऐसी और क्या आप समझ पा रहे हैं, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्परिणाम को समाप्त करने के लिए। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो पता है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, ये प्रथम विश्व युद्ध है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या नाम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, 1914 से 1918। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। सेकेंड विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। दूसरा वाला जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कब से कब तक वो हुआ, 1939 से 1945 तक चला, क्लियर ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय, यानी क्या चीज संस्था बनाए कि जो समाज में दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए, यानी कि समाज में दुष्प्रभाव, यानी युद्ध में लड़े तो क्षति तो होता है, युद्ध में दोनों पक्ष में क्षति होता है। अब लड़ रहे हैं दोनों किधरों से, आप हारे तब भी क्षति आपको कुछ ना कुछ हुआ, जीते तब भी कुछ ना कुछ क्षति हुआ, यानी हानियां पहुंचती है। तो उसी तरह यूरोप में जो हानियां हुआ उसको दूर करने के लिए, ठीक है, कौन सा संस्था लाया गया। इनमें से 4 जो कौन संस्था आपको यूरोप में जो प्रॉब्लम हो गया था, ये कुछ प्रॉब्लम तकलीफ होने लगा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसको दूर करने के लिए तो क्या यूरोपीय संघ बनाया। हमें क्या बना दिया, यूरोपीय संघ बनाए। क्यों कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में जो प्रॉब्लम हुआ, जो दुष्परिणाम रिजल्ट उसका गलत आया, समाज में प्रॉब्लम हुआ, उसको दूर करने के लिए क्या बना दिया हम लोग, यूरोपीय संघ बना दिया। यानी प्रॉब्लम, चलो बाबू अच्छा है, शेयर करते रहें, ठीक है। आपका काम ही क्या, शेयर करिए। जो दोस्तों आपको नई वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कि शेयर करिए, बोलिए देखिए। और यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और देखिए सब्सक्राइब किए तो बहुत थैंक यू सो मच कि आप सब्सक्राइब करते रखे, लास्ट तक वीडियो देखिए। जो नहीं सब्सक्राइब उनको क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम यंग इंडिया स्टडी सेंटर, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस आपका ही सहमति चाहिए, एक ही रिक्वेस्ट, आप क्या लाइक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बस इतने के लिए आपको दिल से धन्यवाद रहे। चलिए नेक्स्ट, बोले किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कौन का है कि जो मुद्रा, मुद्रा मतलब जो पैसा है, मुद्रा मीन्स जो हमारे पास पैसा है, मनी है, जो हमारे पास पैसा या मनी है, तो ही बोला कि कौन कहा, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यानी कि ईश्वर का दिया सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए देन है। कौन, मुद्रा यानी पैसा। कौन का, इस व्यक्ति में से कौन उनका बानी है, किसने ये बात बोला कि भैया मुद्रा जो हमारे लिए ईश्वर का दिया है सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए वरदान है। तो भैया ये कौन का है, मार्टिन लूथर। कौन का है हुआ,
मार्टिन लूथर। कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर साहब क्या कहें कि जो मुद्रा है वो भगवान का दिया हुआ हमारे लिए क्या है, महान तो महान, बहुत बड़ा हमारे लिए क्या गिफ्ट। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़े हैं। चलो देखिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम, मतदाता मतलब वोट देने का अधिकार, मतदाता मतलब वोट, मतदाता मतलब वोट देने का अधिकार। कि कितना उम्र के बाद वोट देने का, यानी कितना जब उम्र हो जाता तब वोट देने का अधिकार मिल जाता है। मतदाता वही बोला, भारत में मतदाता देने का अधिकार, बट मतदाता ने बता दिया ना, वोट देने का अधिकार, वोटिंग करने का। ठीक है, कि कब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है? तो जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है, यानी कि आप मतदाता में आप भाग ले सकते हैं, अपना हिसाब से राजनीतिक में आ जाइए, और उसमें क्या है, सरकार को चुनने में आपकी यानी लोकतंत्र में हिस्सेदारी अब बन सकते हैं। ठीक है, तो जब 18 साल के बाद क्या होता है, हमको मतदाता देने का अधिकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बड़ा जो इंडिया है उसमें कैसा शासन करने के क्या तरीका है? हमारे भारत में शासन की प्रणाली यानी यहाँ जो शासन होता है कैसा होता है? तो भैया क्या होता है, यहाँ संघीय है और संसदीय है। हमारा देश क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, कैसा हमारा सरकार है, हमारा देश एक संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय। ठीक है, याद रखिएगा हमारा शासन व्यवस्था क्या ऐसा है, संघीय और संसदीय। हमारे यहाँ कैसे शासन व्यवस्था की प्रणाली है, संघीय और संसदीय। ऐसी क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है बहुआ? तो कैसा है, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा सर्वप्रमुख यानी सबसे ज्यादा कोयला कौन सा राज्य में होता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्पादन, यानी कहाँ सबसे ज्यादा निकलता है। तो देखिए झारखंड, कहाँ निकलता है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, यानी कोयला खदानों से ज्यादा निकाला जाता है। कहाँ भैया, झारखंड में। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ, झारखंड में। क्लियर? चलो आगे बढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम लोहा इस्पात उत्पादक उद्योग है, यानी कि लोहा बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सा? ठीक है, लोहा बनाने वाली भारत के 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो भारत का प्रथम फर्स्ट लोहा इस्पात लोहा बनाने वाला उत्पादन करने वाला उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे पहले लोहा बनाने वाला कंपनी का नाम बताना है। कौन है? टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, इसको कहा जाता है टिस्को। ठीक है, इसी का और नाम क्या है, टिस्को। ठीक है, ये भारत में पहली क्या है, लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला कंपनी है, टाटा लोह और इस्पात कंपनी। भारत में क्या है, पहली बार लोहा उत्पादन करने वाली क्या है, संस्थाएं हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े हुआ, समझ में नहीं आया तो जरूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट पहुंच रहे, अब ज्यादा नहीं है, लास्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित, ये भी बार बार पूछा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये हमारा सड़क मार्ग से संबंधित है, किससे, रोड से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, रोड से संबंधित है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, सड़क मार्ग, सड़क मतलब रोड के मार्ग से यहाँ बनाया हुआ है, इसीलिए एक नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए भैया, ये लीजिए आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, गंडक परियोजना है, बोला गंडक परियोजना कहाँ है इसमें से? बोला कि जो गंडक परियोजना है वो कहाँ है? तो भैया गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ, वाल्मीकि नगर में। तो आई श्योर कि आपको मजा आया होगा। अभी तक यदि रुके हुए तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अच्छा वीडियो लगा तो दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि सर आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आज के इतना है। जय हिंद, जय भारत।